Is that what you're trying to say? ROI की बात ही नहीं हो रही, सिर्फ ROE, ROE sorry. की बात हो रही है। हाँ, ROE, yeah, ROE I meant, ROE yeah. तो दोनों का सेम ही रहेगा। ROE तो दोनों का Even after, okay, even if from a dew point analysis वो तो formula, it will आई come the शोड same. यू ना कि ये सारा इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के साथ कैंसिल हो रहा है, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के साथ कैंसिल हो रहा है, Okay, तो बचता तो वही इक्विटी और नेट okay, इनकम ही है, बट okay, okay, got you. So आपको ROE स्प्लिट is करके same. डिफरेंट कंपोनेंट से इंक्लूड कर लिया है। Okay. So वो तो ROE is गिवन, same, इस क्वेश्चन में इट इज गिवन, बट कोई और क्वेश्चन में इट इज पॉसिबल कि वो आपको निकालने को भी बोल दे। right? But even if I calculate it, at least it will come same for both these companies, and which will come 45%. Now, from an analysis perspective, even are we in a way saying that company B is better than company A here because कि its asset turnover is higher but profit margin is less? How do I analyze this? I know that's what I was trying to understand. How do I कंपनी analyze? ए, हाँ, कंपनी ए और कंपनी के बी के बीच में ओवरऑल आरओई के बेसिस पे तो द कंपनी ए एंड कंपनी बी स्टैंड टू बी इनडिफरेंट। ठीक है, Right. ड्यू पॉइंट भी यही बोलेगा, ड्यू पॉइंट भी आरओई की कंप्यूटेशन जब दोनों की निकालेगा तो 45% ही आएगी। ठीक है, बट ड्यू Okay. पॉइंट के फर्दर कंपोनेंट्स के बेसिस पे यू कैन मेक एन इंडिविजुअल जजमेंट, जहां पे यू कैन से कि कंपनी बी अपना डेफिनेटली लीवरेज कंपोनेंट बढ़ा सकती है, and they can probably increase their profit margin with the help of employment of more debt। मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है कि अगर डेट बढ़ा दे तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा और बेटर हो जाए, क्योंकि फिलहाल के लिए दे आर डूइंग 50% ऑफ व्हाट कंपनी ए इज डूइंग। Right. कंपनी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो उनका एसेट टर्नओवर एम्प्लॉयमेंट बहुत पुअर है, बहुत वीक है, एंड इट शुड डेफिनेटली ट्राई कि अपने एसेट टर्नओवर को बेटर अप इम्प्रूव करे। बट फाइनेंशियल लीवरेज नॉर्मली 2:1 आइडियल होती है, बट 3:1 बहुत बेकार नहीं है, बहुत बुरी नहीं है। ठीक है, 2:1 आइडियल होती है, बट 3:1 भी ओके है, डेंजर जोन नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दे आर डेफिनेटली परफॉर्मिंग बेटर देन कंपनी बी। तो आप आरओई के परस्पेक्टिव से या ड्यू पॉइंट के कैलकुलेशन परस्पेक्टिव से तो यही बोलोगे कि दोनों इंडिफरेंट है। हाउएवर कंपोनेंट स्पेसिफिक के वे में आप बोल सकते हो कि ए या बी में से कौन बेटर है। तो So which one कंपोनेंट is better? स्पेसिफिक, Which one is better? कंपोनेंट I mean, if स्पेसिफिक I में डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन अगर कंपनी बी का हाफ ऑफ कंपनी ए है तो कंपनी ए इज बेटर। right. I mean, that's where I was also thinking that the company A is better. हम्म, And even though it has a lower asset turnover and it is a highly leveraged company, so it's a risky company. Maybe we're not very हाईली highly लीवरेज leveraged. है नहीं, वही मैं आपको कह रही हूँ, बहुत It's not हाईली very नहीं highly है। leveraged. Yeah. हाँ Comparatively, it is levered as compared to company हाँ B, हाँ, right? करेक्ट। But because profit margin is high, then I'll go with company A. Okay, fine. हम्म, And what is the role of a equity multiplier? Like in that viewpoint analysis, you had three components, right? So profit margin, I understood. Net profit, asset एक्चुअली turnover इक्विटी also, equity. मल्टीप्लायर, इक्विटी मल्टीप्लायर इज बेसिकली कि आपने जितना भी एसेट या कैपिटल एम्प्लॉय करा हुआ, मतलब जो भी आपका टर्नओवर है या इन्वेस्टमेंट है, विद रिस्पेक्ट टू जितनी इक्विटी आपकी एग्जिस्ट कर रही है। Okay. हम्म, So I mean, if a question comes, then I calculate the equity multiplier also, and I compare that, and one which is having a higher equity multiplier would be a better company. हाँ, मतलब इक्विटी मल्टीप्लायर इज बेसिकली फाइनेंशियल लीवरेज ओनली। आप देखो ना, हमने फाइनेंशियल लीवरेज को थर्ड वाले में करा है ना, तो Hmm. इक्विटी Hmm. मल्टीप्लायर इज कि आपने कितना डेट एम्प्लॉय करा हुआ है। इक्विटी मल्टीप्लायर आप देखो ना, जो फॉर्मूला है दैट इज टोटल एसेट ओवर टोटल इक्विटी। टोटल एसेट इज आपका जो भी पर्टिकुलर आपके एसेट्स होते हैं अपॉन टोटल इक्विटी, तो बचा क्या, सिर्फ डेट कंपोनेंट बचा ना। Right. तो Right. बेसिकली फाइनेंशियल लीवरेज का ऑल्टरनेटिव वर्ड है I इक्विटी got you. मल्टीप्लायर। I got you. Anyway, it will give that reflection of financial leverage आप in a बैलेंस negative शीट के, sense. हाँ, बैलेंस शीट के टू साइड्स को करो तो इक्विटी प्लस डेट एंड देन इधर एसेट है ना, तो एसेट और इक्विटी को अगर डिवाइड कर दिया तो बचा क्या, सिर्फ डेट। तो फाइनेंशियल लीवरेज का वर्ड इक्विटी मल्टीप्लायर है, दैट्स इट। Right. तो In ऑब्वियस fact, सी the बात है कि the जिसका numerator is फाइनेंशियल लीवरेज ज्यादा होगा उसका आरओआई भी ज्यादा आ ही जाएगा टिपिकली। true.
Got you. Understood. है ना? हाँ जी क्लास, अब ईपीएस के क्वेश्चंस करा दूं. एनीवन हैज एनी अदर डाउट? कुछ This is which पूछना है? chapter? Dew point analysis is in which chapter? चैप्टर 1. I mean, lesson 1 of the SLM. लेसन 1. हाँ जी. रेशियोज, ड्यू पॉइंट, ये सब एक ही हेडिंग में है. और इससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चंस शेयर करेंगे ना? भावना, मैंने इसकी जो पीपीटी में आपके साथ भेजे हुए हैं ना, उसके अंदर ऑलरेडी ड्यू पॉइंट के 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, एक मैं आपको और भेज देती हूँ. मैम नहीं है. Numerical question, you mean? Or analysis question? Analysis question. कैलकुलेशन वाला. Okay. In the PPT, it is there. I mean, let me just check. रुको, मैं आपको एक वही भेज देती हूँ, वर्ड मैम मैंने डॉक्यूमेंट ही चेक भेज किया देती था हूँ. तो उसमें नहीं है. We have an introduction PPT. I mean, there, I mean, I think there is only one slide on dew point analysis which says discuss from the book. Refer to numerical also discuss. रुको, मैंने आपको वर्ड नहीं भेजा होगा, मैं आपको वर्ड भेज देती हूँ. आई विल जस्ट शेयर दिस Fine. वर्ड का डॉक्यूमेंट Fine. विद यू. Fine. And how many PPTs are there, ma'am? Because we have one financial reporting and analysis introduction and lease accounting and analysis and earning per share. These 3 PPTs we have. एक अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स भेजूंगी अब आपको, फिर एक डेवलपमेंट्स भेजूंगी, फिर कंसोलिडेशन प्रोसेस भेजूंगी. Okay, 3 more you 3 will be मोर sending. आई विल सेंड, और एक समरी की भेज दूंगी. Okay. और एक मैं आपको And if you वर्ड can, डॉक्यूमेंट अभी दिखा देती हूँ, right, right. एंड वर्ड डॉक्यूमेंट ड्यू पॉइंट का भी भेज देती हूँ. And if you can, separately share that company law one. I mean, don't share it. हाँ I हाँ. mean, so that people don't get confused that it is part of course or not. You can share it separately. Okay, I think this is fine. विजिबल है ड्यू पॉइंट वाला? No, ma'am, nothing is showing. So I'll share this with you. Got you. It has 2 questions. एक कैलकुलेशन का है और एक इसी में एनालिसिस का है. ठीक है. Can we do this question now? I'll just show you. So company A and company B का data given है, net profit, revenue, total assets and equity. So now if the question asks you to determine ROE with the help of DuPont, so net profit के लिए आपको, as I showed you, that you need to first find ROE is a component of all these 3. So profit margin over net sales. So उस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको वो इजीली दिख रहा था कि वो कट हो रहा है. ठीक है, बट मैं वो सारी आई एम नॉट एबल टू शो इट बिकॉज दिस इज अ वर्ड डॉक एंड दैट वाज अ स्लाइड ऑन गूगल स्लाइड्स. तो 10,000 divided by revenue, that is 50,000, that will be 0.2, and इधर आ जाएगा 50,000 divided by 25,000, 0.2 again. तो नेट प्रॉफिट में दोनों में कोई फर्क नहीं है. टोटल एसेट्स में 25,000 divided by 50,000, 2, and then 50,000 divided by 25,000, so 0.5. So huge difference in terms of total asset employment with respect to the sales. Equity multiplier, as I told you, is debt upon I mean your financial leverage Assets only. upon equity. Yeah. ठीक है, तो it is going to be 25,000 divided by 20,000 and 50,000 divided by 20,000. तो ये करने के बाद you can see this is 1.25 and this is 0.25. When you calculate the ROE is 0.5 and the ROE for this company is 0.25. So from the above detailed analysis of ROE, investors can understand that although both the companies have same profit margin, अब देखो उस वाले में वो 50% पे था, यहाँ पे दोनों का प्रॉफिट मार्जिन सेम आ रहा है. But the ROE, overall ROE of company is of course
very easily seen is 0.5, Right. whereas this is 0.25, which is like 50, how double the company B's. So company A is higher on account of, and what is the major reason is because of total asset turnover, not Right. because of equity multiplier. So despite the fact that company B has a higher equity multiplier, it is because of the total asset turnover that your ROE is double. So obviously the company A is a better investment. The investors will prefer to invest in company A more than company B based on the DuPont analysis of both the companies. Okay. ठीक है, सो सिंपल चीजें आएंगी. डोंट गेट मतलब मुझे लग रहा है आप थोड़ा वर्कड अप हो रहे हो. डोंट गेट वर्कड अप. अगर कोई इवन इफ यू फेस सम डाउट्स, आई मीन इट्स ओके इफ यू व्हाट्सएप एंड क्लैरिफाई इट. सो सिंपल बेसिक लाइक, अब यही बात है कि ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि ये क्या फॉर्मूले क्या हैं. अब ये फॉर्मूले नेट इनकम ओवर सेल्स है, ये सेल्स ओवर टोटल एसेट है, ये फाइनेंशियल लीवरेज ये ऐसा है. ये पता होना चाहिए ऑब्वियसली. ये नहीं पता होगा तो फिर तो कुछ भी नहीं आता होगा. नहीं तो अदरवाइज ये तो सिंपल कैलकुलेशन है. और मुझे ऐसा लगता है कि एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो बहुत मतलब इतना आसानी आसानी से दिख रहा है कि पर से आप इसके कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, डेटा तो हर क्वेश्चन में सब्जेक्टिवली चेंज होता ही रहेगा ना. अभी पिछले वाले क्वेश्चन में डबल प्रॉफिट वाले के ऊपर चल रहा था, अभी इस वाले में प्रॉफिट सेम हो गया बट आरओई चेंज हो गया और उसका टोटल क्रेडिट टोटल आई मीन एसेट मल्टीप्लायर पे चला गया. तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है सब्जेक्ट के टॉपिक की. पर से आप, मैं आपको 5 और क्वेश्चन दे दूंगी ना, कोई एक 6th और बन ही जाएगा. मतलब क्योंकि दिस इज वेरी सब्जेक्टिव. ठीक है, तो इसीलिए यू शुड नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आरओई, यू शुड नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आरओआई, यू शुड नो व्हाट इज ड्यू पॉइंट. इतनी एनालिसिस तो आई एम प्रीटी श्योर आप सब अपने लेवल पे मैनेज कर ही पाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है. So, ma'am, if suppose for two companies we are analyzing, the ROE comes same, suppose, okay, but each of these parameters are coming different, like previous question, right? Is there a weightage that one gives, to profit margin over asset turnover over equity multiplier, or which one, we should prioritize among the three? नहीं Actually, that is the प्रायोरिटाइज तो reason I करने was. की, नहीं प्रायोरिटाइज का तो कोई स्कोप ही नहीं है. ऐसा नहीं है कि इसका वेट ज्यादा है उसका वेट कम है, या ये पहले नंबर पे है तो वो तीसरे नंबर पे है. ये कंपैरिजन है. ठीक है, अब वो सिर्फ अगर ड्यू पॉइंट के बेसिस पे आप करोगे और आरओई सेम आ रहा है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट इज मतलब Will एज take एन the इन्वेस्टर precedence, सबसे पहले हाँ आप वो right? देखोगे. बट Right. अगर आप एसेट टर्नओवर के ऊपर करना चाहते हो एज एन इन्वेस्टमेंट अपने उसके ऊपर, तो कोई आपको गलत थोड़ी कह सकता है. ये तो इन्वेस्टमेंट है. मैं एक डूबती हुई कंपनी में भी पैसा लगा दूंगी तो मुझे लोग बेवकूफी कहेंगे, पर मना तो कोई नहीं कर सकता ना. Hmm. Hmm. No, I got you, but rational thinking. I'm trying to say, that That's from exactly what rational I'm saying. analysis Rational point perspective. of view से asset turnover is obviously secondary to profit, but the Profits. formula or the company or the analysis does not say anything like that. So, in fact, the reason I'm asking so many questions is primarily to understand, DuPont analysis in a comprehensive way. That, I mean, like, why have they broken this into 3 components? What is the Because real ROE is rationale a behind very, each component? And if I get certain values for these individual components, how should I look at comprehensively? That is see, where, सिर्फ I was thinking. ROE shareholders used to measure their the only parameter that you had is ROE. आपके पास सिर्फ एक ROE का basis था to do it, जिसके अंदर आप सिर्फ इक्विटी और उसकी रिटर्न को कंपेयर करके कर रहे थे. जब ड्यूपॉन्ट ने देखा कि इस ROE के अंदर और भी कंपोनेंट्स इंक्लूड करके उसकी एनालिसिस को बेटर करा जा सकता है, तो उन्होंने और कंपोनेंट्स को इंक्लूड करके इसको एनालिसिस को बेटर किया. और जब बहुत सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल रिलेशनशिप को, जहाँ पे आरओई इज नॉट जस्ट अबाउट रिटर्न एंड इक्विटी, उसके अंदर बाकी और कंपोनेंट्स भी इंक्लूड हो रहे हैं, उसको विजुअलाइज किया, तो डेफिनेटली दे फाउंड कि ये एक बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफर करता है रादर देन जस्ट सिंपली प्योरली आरओई. ठीक है, तो per se analysis is not saying that this is at number 2 so this is number 2 position, this is at 3 so it is number 3 position. No, but it is just simply आपको एक definitely एक पिक्चर बेटर क्रिएट हो रही है. आप सिर्फ रिटर्न ऑन
इक्विटी को सिर्फ एक एंगल से नहीं, डिफरेंट एंगल्स के साथ जोड़ के देख रहे हो, दैट्स ऑल। इसके बियॉन्ड इसकी एनालिसिस आप चाहो तो ड्यू पॉइंट के साथ 10 और वैल्यूएशन टेक्निक्स लगा के एनालिसिस कर सकते हो, but per se this is just a, see, this was also a technique which was developed in the year 1918। उसके बाद फाइनेंशियल मॉडलिंग बहुत बढ़ चुकी है आगे, ठीक है, बट ये फिर भी हमें एक अच्छी टेक्निक लगती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू बेटर है, वाइडर व्यू ऑफर हो रहा है, और आपका कंपैरिजन ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स बन सकता है, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है या इसकी कोई ड्रॉबैक्स नहीं है या इससे कोई बेटर मॉडल अभी तक आया नहीं है। Understood. Yeah. व्हाट एल्स? ये तो ड्यू पॉइंट हो गया, इसके अलावा व्हाट एल्स डू यू वांट मी टू पिक अप? EPS. Yeah, one on EPS and maybe one on those GBA types questions that we did. One we did in the class, something similar. If you can just revise. So EPS, basic earning per share, the formula was profit or loss attributable to equity shareholder divided by the weighted average number of equity shares outstanding during the period। तो इसको करने के लिए आपके पास न्यूमरेटर में ये सारे components होने चाहिए, that is profit or loss under consolidated financial statements, but you will not consider the earnings of the non-controlling interest। Now you know that is minority interest, तब नहीं पता था आपको। Then preference dividend shall be deducted from PAT। Then premium paid or settlement of premium on early redemption or conversion shall be written off from the security premium reserve account। And so just one point, just one question. If the question has given a PAT to us, will it already include? I mean, I'm assuming that it's already considering the earnings of NCI in it, right? The PAT, final PAT has NCI in it, right? So बिल्कुल, do we need you'll to reverse। then? Okay, so we will. I mean, like we'll go the entire reverse path. I mean, we'll calculate pre-tax and then all that thing. Yes, And then we do the. We'll find the earnings which is without NCI, and then we'll put tax again and calculate the PAT. whatever the adjustments are required, जो भी एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सब करनी है आपको, बिकॉज आपने अगर न्यूमरेटर निकालना है तो उस न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग्स में वॉट एवर ये सब कुछ अगर है, प्रीमियम पेड, ये वो, अदर एनी इनकम और एक्सपेंस विच इज अदरवाइज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू PNL बट इट इज नॉट देयर इन द PNL, वो सब आपने करना है। दिस इज अज्यूम्ड कि आप Instead, can इसको I just add? Instead, can I just add? I mean, subtract. Sorry, from whatever the PAT I'm getting, I just subtract post-tax NCI income. एक्चुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर सच अ क्वेश्चन, क्योंकि डेट जो आपको क्वेश्चन में चीजें गिवन है उसके अकॉर्डिंग्स में आप प्लस एंड माइनस करोगे, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल पैट में उन्होंने डिविडेंड नहीं करा हुआ माइनस, तो आप माइनस करोगे, ठीक है। अगर उन्होंने पैट में अर्निंग्स डाली हुई हैं तो आप उसको माइनस करोगे, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड तो माइनस करना है और वो अर्निंग्स एडेड है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट है जिसमें जो भी प्लस माइनस करना है वो आप यू आर अज्यूम टू डू इट एज अ स्टूडेंट। फॉर द वेटेड एवरेज के लिए यू विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, देन आप माइनस करोगे अगर आपने कोई शेयर्स बॉट बैक करे एंड ऐड करोगे कोई शेयर्स अगर आपने इशू ड्यूरिंग द ईयर है। ये वेटेड एवरेज है तो यू विल ऑल्सो बी टेकिंग द फैक्टर इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ डेज। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन था तो इसमें आपने स्टार्टिंग करी थी 1800 से, 31 मई को आपने कैश के लिए इशू करा परचेज एंड देन आपने सोल्ड कर दिए 300। तो वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से चलोगे तो यू कैन ईदर डू इट ऐसे कि जिसमें आप 1800 इंटू 5/12 करके करो, या फिर आप कहोगे कि 1800 तो पूरे के पूरे 12 महीने के लिए थे, जो भी आपको विच एवर अंडरस्टैंडिंग इज बेटर फॉर यू। तो 1800 इंटू 5/12, फिर वो बढ़ गए तो
2400 शेयर रहे टिल नवंबर, तो देन अगेन 5 months, एंड देन फिर 300 शेयर्स चले गए तो 2100 शेयर्स बचे फॉर 2 months. तो 2100 शेयर्स इस तरीके से या इस तरीके से, ऑल्टरनेटिवली विच एवर यू फाइंड इट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज बेटर. देन एक और हमने क्वेश्चन करा था जिसमें हमने ये देखा था कि इस तरीके से यू आर गिवन के नंबर ऑफ शेयर्स, ओपनिंग ये है, इशू ये किया, कन्वर्जन, बायबैक, क्लोजिंग. तो आपने स्टार्ट किया 1 अप्रैल से, तो आपने नंबर ऑफ डेज के हिसाब से करा है. यहाँ पे द क्वेश्चन इज गिविंग यू टू आस्किंग यू टू डू इट बाय द नंबर ऑफ डेज. तो 1 लाख वर देयर फॉर द एंटायर 365 डेज. देन 75,000 आपने 15 जून को करा है, तो यू विल डू द कैलकुलेशन. आप इसको नंबर ऑफ मंथ्स में भी कर सकते हो, ठीक है. 12 मंथ्स लिख लोगे आप 365 डेज की जगह. लाइकवाइज 15 जून में आप नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करके 0.5 कर दोगे, तो अदरवाइज 290 डेज है. देन कन्वर्जन आपने करी है 8 नवंबर को, तो अगेन वो 144 डेज है. एंड बायबैक ऑफ शेयर्स आपने करे हैं, विच मीन्स आपने वो शेयर्स खुद से, मतलब यू नो खरीद लिए हैं खुद से, तो वो माइनस हो रहे हैं. तो आपने वो 22 फरवरी को करे हैं, तो 22 फरवरी के बाद टिल 31 ऑफ मार्च 38 डेज बनते हैं. तो वैसे तो आपके नंबर ऑफ शेयर 2,05,000 आ रहे हैं, बट जब अगर आपने ईपीएस निकालना है तो आप इसकी प्लस माइनस डेज के हिसाब से करके 177,233 निकाल के करोगे. तो एक क्वेश्चन में अभी हमने देखा कि हाउ डू यू डू इट फॉर लाइक दिस, एंड एक क्वेश्चन मैंने आपको डेज के हिसाब से भी दिखा दिया, ठीक है. देन another question was like this, जहाँ पे आपने ordinary share 100,000 so dividend, and we subtracted, like I said कि आपने dividend यहाँ minus करना है. So preference dividend shall be deducted, but like your friend asked कि मैम अगर ये नहीं हुआ हुआ, तो that's what I'm saying कि अगर क्वेश्चन में उन्होंने ये सब्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ, तो प्रॉफिट में if the word profit is being given, then you do not assume कि preference dividend subtracted है. तो you will subtract the preference dividend. So वो उन्होंने thousands में कर लिया है, तो 50 माइनस हो जाएगा, तो your effective earnings will be 500 and 400, ठीक है ना. तो numerator में whatever the adjustments are required to be made, the student is expected to do it as per the numerator calculations that we have just discussed, ठीक है. तो मैंने जो क्वेश्चन दिखाया मैंने अभी आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया. अगर और भी कोई एडजस्टमेंट हो तो वो भी आपने टेक केयर करनी है, राइट. देन हमने बोनस इशू एंड ईपीएस करा था. तो बोनस इशू एंड ईपीएस में हमने ये क्वेश्चन करा था कि जिसके अंदर नेट प्रॉफिट आपका 2011 का इज 18 लाख एंड 2012 का इज 6 लाख, एंड नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके आउटस्टैंडिंग है वो है 20 लाख. 1 अक्टूबर को आपने was 2 equity shares for each equity share outstanding on 30th September 2012. तो नंबर ऑफ बोनस इशू कितना हुआ कि आपने ईच के अगेंस्ट 2 दिए हैं, तो विच मीन्स 20,000 की जगह 40,000 शेयर्स. एंड बिकॉज बोनस इशू की जब आप थियोरी देखोगे तो उसमें भी हमने कहा हुआ है कि आप एडजस्टमेंट पीछे वाले साल को यू हैव टू, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टेकिंग केयर ऑफ दोज पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जहां पे आपको एक डाउट है कि इसको कैसे करना है. तो क्योंकि बोनस इशू होना एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर है, तो देयरफॉर आप उसका जो इफेक्ट है वो इस साल भी लेके चलोगे, ठीक है. तो आपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो करे वो 20 लाख प्लस 40 लाख शेयर्स कर दिए, तो वो टोटल हो गए 60 लाख. एंड जो अर्निंग्स हैं वो आपने जो 2012 की तो है वो तो निकाली है 60 लाख डिवाइडेड बाय 60 lakh, that is 1 rupee. बट आपने 2011 की भी एडजस्ट करके चलनी है, बिकॉज this is an extraordinary thing and you do the adjusted EPSs to be calculated for the previous year as well. तो अगर even if the question is asking you to compute the bonus issue या basic earning per share और आप सिर्फ 2012 का निकाल के आ जाओगे, तो that is incomplete and incorrect. You will have to do it for 2011 also, because bonus issue and right issue are extraordinary और उसके लिए हम adjusted EPS भी निकालते हैं previous year का.
तो this 0.3 is the adjusted EPS and the basic EPS for 2012 is 1 rupee. So I think ठीक I है? asked this question earlier also. Here we will not do a weighted average of the outstanding shares like we did it in EPS calculation. Sorry. Like in EPS calculation, we had taken we had taken into consideration when those shares were issued, and we had taken those weightage also in terms of number of days. Here we will not do that. Actually, to keep the ideally, again मैं वही कह रही हूँ, ideally यहाँ पे ना थोड़ी academic उसकी ना Can you leverage. tell us from question from exam point of view, should we do or should we not do? I mean, if So the same question okay, comes. so if you are asking from the examination point of view, if the student does the weighted average adjustment, then nobody can say it is incorrect. But at the same time, if you for such a question where basic earnings is to be calculated from the view of bonus shares, if you skip that part, then that is also okay. But if the question is like this, then of course it is not okay to not consider the weighted average one. Okay. ठीक है, so this example is another extension to it. तो एक same example को repeat कराने का कोई sense नहीं है. True. Likewise, this example is also the same. Like I told you कि आप जब पूरा देखोगे ना module and PPT, you will see कि आपके पास sufficient questions हैं. ठीक है, but obviously जब तक आप उसको करके नहीं देखोगे ना, till the time you don't sit and effectively start doing, you will not be feeling confident and you will probably think कि थोड़ा और या whatever it is, थोड़ा और मांगने में there is no problem at all, but I just want you to be assured at your mental level that you have sufficient to do. That's what थोड़ा और I'll provide, but वो थोड़ा और से पहले आप ये देखो कि जितना आपके पास है, have you gone through it well? Because once you go through it completely, then only you will be able to picturize that yes, I have everything in place. Right? Of course, you don't have few PPTs, which I'll support. So assume that you will get that. So further right issue के ऊपर भी हमने discussion करी थी, and right issue के ऊपर हमने एक question किया था. तो ये सब चीजें again are very important. Module में अगर इसके questions नहीं भी है तो please do it, because if it is done in the class, it is assumed to be there for the exam as well. So C had 4 million ordinary shares in issue and ranking for dividend on 1st of January 20x1. On 30th September, right issue for 1 for 4 at 50 cents per share was made. The market price of the share prior to the issue was $1 per share. Obviously, these are in dollars. Your paper will be in rupees. Earnings is $500,000 for the year ended, and previous EPS आपका 9 cents है. तो again, you will have to do the adjusted earning. But पहले देखते हैं कि क्या है. तो अगर पर्टिकुलरली एक शेयर होल्डर के पास 4 शेयर थे $1 के, तो उसके पास 4 रुपीस की होल्डिंग थी. अब उसके पास 50 सेंट्स फॉर 1 शेयर के लिए द सी इज एलिजिबल, बिकॉज जो उन्होंने वो बोला है कि 1 फॉर राइट इशू ऑफ 1 फॉर 4 हेल्ड. तो आपके पास 4 थे तो आपको एक और मिलेगा. तो सी के पास 4 थे तो उसको एक और मिल रहा है 50 सेंट्स का. तो अब उसकी जो टोटल होल्डिंग है वो $4.50 हो गई या 4 रुपीज 50 पैसे हो गई है. ठीक है, एंड $4.50 वो 5 शेयर के अगेंस्ट है. तो देखा जाए तो अब जो उसकी पर कॉस्ट है वो 90 सेंट्स हो गई है, इवन दो उसने खरीदा $1 के हिसाब से था, उसने खरीदा ₹1 के हिसाब से था, बट क्योंकि राइट इशू में सस्ता मिल गया तो 90 सेंट्स हो गई एवरेजली. तो बोनस फ्रैक्शन हम कैसे करेंगे? अभी यहाँ पे वही सेम चीज, लाइक योर फ्रेंड वाज आस्किंग कि मैम ये वाला आपने वेटेड एवरेज पे नहीं करा हुआ, तो आप एज अ रूल आप उसको वेटेड एवरेज ही करो. ठीक है, ऑल्दो कोई इस चीज को डिनाई नहीं करेगा, बट देन एज अ रूल आप बेटर है कि एक वेटेड एवरेज को ही चला के चलो. दैट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर एंड अंडरस्टैंड. ठीक है, तो आपके पास बोनस फ्रैक्शन आपने फेयर वैल्यू बिफोर एक्सरसाइज राइट निकाला एंड थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकाला. तो उन्होंने उसको, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन है वो 30 सितंबर की है, तो उन्होंने उसको 9
12 से कर दिया है, और जो ये टोटल अमाउंट है इसको ये दिस इज फॉर 100 बट अब वो 90 पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड जो 5 लाख जो अब हो गया है, मतलब वट एवर 500,000 जो अब हो गया है, दैट इज फॉर 3 मंथ्स ओनली, ठीक है। तो ऊपर वाला एडजस्ट होगा, नीचे वाला तो अब 90 सेंट्स वाले पे ही एस्टैब्लिश हो गया है। सो you do the weighted average number of shares and 500,000 divided by weighted average number of shares आपका इस साल का EPS निकलेगा, और प्रीवियस वाले EPS में हमें ऑलरेडी EPS निकाल के गिवन है 9 सेंट्स, तो उस 9 सेंट्स को ही हम एडजस्ट कर देंगे 9/10 से, तो इट विल बिकम 8.1 सेंट्स। So, in terms of weighted average number of shares that we have calculated here, it will remain same for previous year as well as current year, right? सॉरी, एक बार फिर से। This total number of outstanding share which we have calculated, weighted average number of shares, हाँ this will जी, remain same for even the previous year, right? उसके लिए हमें नीड नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 9 निकाल के दे दिया है, Yeah. I मतलब mean, हाँ there is a directly we can do that, but I'm just trying to understand from my हाँ understanding हाँ, श्योर perspective, श्योर श्योर right? श्योर। Number of shares will remain the same. तभी वो इफेक्ट आएगा चेंज में, क्योंकि अर्निंग्स Right. तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। Right. बट इसमें अर्निंग्स प्रीवियस वाली गिवन ही नहीं है, बट वो जो प्रीवियस वाला बोनस वाला था उसमें अर्निंग्स गिवन थी 18 So लाख। how did you? I mean, then sorry, I missed something. Then how did we get the earning of the previous year? गिवन है इस क्वेश्चन में, 9 सेंट्स गिवन है, ईपीएस निकाल के गिवन है। Achha, it प्रीवियस was वाले given. क्वेश्चन में, हाँ प्रीवियस वाला जो Okay. कराया था उसमें 18 लाख प्रीवियस गिवन था Yes. प्रॉफिट, Yes. ईपीएस निकाला नहीं हुआ था, तो अगर Yes. प्रीवियस वाले में निकला होगा तो वो 18 डिवाइडेड बाय 20 के हिसाब से निकला होगा, बट अब हमने उसको 18 Originally. डिवाइडेड बाय 60, हाँ पुरानी, Exactly. बट Originally अब 20 से क्योंकि इस निकला साल होगा, yeah. बोनस इशू कर दिया तो हमने उसकी अर्निंग्स Yes. को वो कर मतलब Exactly. ईपीएस को एडजस्ट कर दिया, अर्निंग तो 18 ही रहेगी। ठीक है, सो दैट इज इट। ये सब सेम प्रैक्टिस के ऊपर ही है, कन्वर्टेबल्स वगैरह ये सब प्रैक्टिस के ऊपर है। आप अगेन थोड़ा सा टाइम लगा के, एफर्ट लगा के, आप जब तक उसको थरली नहीं पढ़ोगे ना, आपको एक सेंस ऑफ स्केर्ड फीलिंग रहेगी, एंड दिस And इज we फॉर have एवरी done this thing in स्टूडेंट। the class. All these things we have done in the या class earlier. या Okay. I'll go through the Yes. recording. Maybe I missed one class probably. ये हमने सब डिस्कस करा है, एंड आई थिंक दिस क्वेश्चन आई गेव फॉर यू टू रीड, एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर आई सेड कि अगर आपने पढ़ लिया तो हम इसको एक बार रीड थ्रू कर लेते हैं। No problem. I'll go through the recording. Yeah. या एनीथिंग एल्स? I'm on that EVA and GVA. एक मिनट। सो ईवीए वाले में जो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स है उसका तो ये पूरा का पूरा परफॉर्मा है ही है, एंड ये पूरे के पूरे परफॉर्मा में हमने ये क्वेश्चन किया था इन स्पेसिफिक, वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी किया था, बट जीवीए और एनवीए में फर्क सिर्फ डेप्रिसिएशन का है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंडर द साइट लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड यू विद दिस एंटायर इंफॉर्मेशन। तो आपके पास इनकम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेल्स एंड अदर इनकम, एंड देन एक्सपेंडिचर इज प्रोडक्शनल एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, देन फैक्ट्री एक्सपेंसेस, देन इंटरेस्ट। तो मैंने आपको बताया था कि वो बी एक्सपेंसेस के सामने आ गया, ये थोड़ा सा प्लेसिंग में ऊपर Right. नीचे हो गया, तो आप इसको ठीक कर लेना। देन डेप्रिसिएशन के बाद मैंने ये सारी चीजें आपको रीड करके मतलब बताया था कि ये पीबीटी आ गया, ये प्रोविजन आ गई, तो ये पीएटी आ गया, तो देन इतना जनरल रिजर्व में चला गया, इतना डिविडेंड में चला गया, एंड देन हमने प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में उसको डिवाइड करा कि हाँ इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो रॉ मटेरियल भी है, स्पेयर्स एंड स्टोर्स भी है, सैलरी वेजेस भी है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये सैलरी वेजेस टाइप आता है ये वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में नहीं आता, ये इसके एप्लीकेशन में आता है, वेयर यू डू इट टू एम्प्लॉयज 164। Right. तो ये जो 164 है ये यहाँ पे ना आके इधर नीचे आएगा। लाइकवाइज जितना भी आपकी लोन वगैरह है आपने ये देखना है कि कितना लोन इधर आएगा, क्योंकि कुछ लोन आपका इधर आएगा, दैट इज कि प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। तो आपने सिर्फ वो लोन इधर कंसिडर करना है जो आपके वर्किंग कैपिटल का लोन है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, जो कंपनी चलाने के लिए चाहिए। बट जिसने आपको लोन दिया फॉर प्रोविजन ऑफ कैपिटल, उसका जो इंटरेस्ट है वो आपकी एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडेड में आएगा।
राइट? तो लाइकवाइज जो डिविडेंड है जो आप ओनर्स को पे कर रहे हो वो आपका एप्लीकेशन का पार्ट होगा, बट जो आपकी बाकी कंपोनेंट्स होंगे वो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का पार्ट होंगे. डू यू वांट मी टू गो थ्रू ईच एंड एवरी फिगर? तो लेट मी नो, फिर मैं पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करूं. अगर आपको थोड़ा बहुत रिलेटेबल हो रहा है तो बताओ. I think I'm fine. हाँ जी, एनीवन एल्स? ठीक है. एंड देन ईवीए क्या था? ईवीए था आपका ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, जो कि हो जाता है ईबीटी माइनस टैक्स, दैट इज पीएटी या फिर ईएटी. फिर आपने क्या करना है, ये एक आपका नया कंपोनेंट है, दैट इज पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट इनटू 1 - टी, क्योंकि आपने इंटरेस्ट को ऐड बैक करना है. तो आपने नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस निकालना है. तो आपने पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट किया, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं करा, ये नहीं किया कि उठा के बस ये इंटरेस्ट का फिगर इधर कर दिया. आपने इंटरेस्ट इनटू 1 - टी करा. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस. तो आपने क्या करना है, आपका बेसिकली ईवीए क्या हो, आपका ईवीए क्या है, नोपैट माइनस डब्ल्यूएसीसी इनटू इन्वेस्टेड कैपिटल. तो अगर इफ यू रिमेंबर आई आस्क्ड यू कि डब्ल्यूएसीसी आपने करा हुआ है, तो यू ऑल सेड कि यस मैम हमने Yeah. एफएम में करा हुआ है. तो फिर हमने कहा था कि डब्ल्यूएसीसी को कंप्यूट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास केडी, केई, केपी वगैरह करके जो आपको you calculate it and you find out the overall cost of capital, या फिर sometimes the question may give it to you in accordance with the capital asset pricing model. तो आपके पास you said कि मैम वो भी हमने करा हुआ है सिक्योरिटी एनालिसिस प्रॉफिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टाइप के पेपर में. तो फिर हमने ये क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमने कैलकुलेट किया था पहले पूरा का पूरा वो, एंड देन हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था जिसके अंदर हमने ये पूरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डब्ल्यूएसीसी निकाला था. पहले अमाउंट्स लगाए, फिर वेट्स लगाए, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग 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 निकाला, फिर इनटू डब्ल्यूएसीसी. तो अब ये वाले टाइप के क्वेश्चन ऑब्वियसली आपके बड़े आराम से 12 मार्क्स प्लस टाइप में बन सकते हैं, क्योंकि यू हैव अ लॉट टू डू इन टर्म्स ऑफ योर कैलकुलेशन. Right. राइट और यही चीज जो मैंने आपको एमवीए में पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि एमवीए तो ईवीए से भी बहुत ज्यादा सिंपल है. रादर आपको थोड़ा सा मतलब वही लगेगा कि इतना सिंपल है एमवीए. एमवीए क्या कहता है कि आप बुक्स के हिसाब से नहीं, मार्केट के हिसाब से चलो. ठीक है भाई, मार्केट के हिसाब से बता देते हैं. जो पर्टिकुलर शेयर है जो आपने बुक्स के हिसाब से 10 रुपीज का करा हुआ है वो कितने का है, 60 का. जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स है वो कितना है, 90, और जो डिबेंचर्स है वो 95. तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो भी ये पर्टिकुलर शेयर है, तो 300 lakhs डिवाइडेड बाय 10, तो 30 lakhs को मल्टीप्लाई किससे कर दो, 60 से. जो ये 200 lakhs है, ये 100 रुपीज पर शेयर है, तो ये 2 lakhs इंटू किससे कर दो, 65 से. तो आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो कैपिटल एम्प्लॉयड की मार्केट वैल्यू दिखाई देगी, बुक की वैल्यू नहीं दिखाई देगी. और जब आपने एमवीए निकालना है तो मतलब मार्केट ने आपको कितना ऐड करके दिया है एज कम्पेयर टू बुक. तो जो बुक का पूरा 1700 है, ये जो पूरा का पूरा 1700 है, इसको आप माइनस कर दोगे फ्रॉम द मार्केट वैल्यू, तो ये आ गया मार्केट वैल्यू एडेड. ठीक है क्लास? Yep. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay then, shall we formally wind up then? Yeah, definitely. I mean, and thanks a lot, ma'am, for all your classes, all your informative lectures. Chalo, I'm happy that I was able to add some value to your knowledge, and hope you do really well. My good wishes with everyone here present here, and it was great teaching you. जब बैच आपके साथ interact करता है तो your motivation levels are definitely on the positive side to give them the knowledge that you have. So thank you for being so curious and inquisitive. Yeah. Thank you so I- much, ma'am. Sorry about, at times, I've been stretching my questions. So sorry about that. Yeah. No, that's okay. It's okay. I mean, like, see, maybe it is a question that comes to others also, but through you, they are also gaining. So I feel ki it's something that we all grow in, in with each other rather than, just it is me who is growing. Obviously, the efforts have to come to listen, which everybody as at an individual level can only do. But कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं.
So I think it's a good win-win situation for you and everybody else. ठीक है class? Okay then. Yeah. Thank you, ma'am. Wish Okay. you all the Thank you, best, ma'am. and I Yeah. will share the material. Bhavna, you can just drop a hi to me so that I pin the chat up. Aaj to I don't Yes. think so. I'll sit on the laptop now. I'll just probably shut it off for today. But I'll do it tomorrow once I start my day tomorrow. Okay, ma'am. ठीक है? Thanks for this long session today. Yeah. Thanks a Yeah. lot. Okay. Bye-bye. Bye, everyone. Bye, ma'am.